So now, boys and girls, merits of HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, आपने इसके फीचर्स पढ़े, ठीक से आपको शायद रिमाइंड हो गए होंगे, और सेम एज जैसे फीचर्स हैं वैसे ही काफ़ी हद तक इसके मेरिट्स मैच करती हैं। बहुत सारी बुक्स अलग अलग वे में इसको लिख सकती हैं, कोई 4 की 14 भी बना सकती हैं। ठीक है, लेकिन NCERT फिलहाल इसको 4 देता है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 1 आता है इफेक्टिव कंट्रोल। ठीक, अभी लास्ट में भी आपको बताया गया कि होल सोल जो पावर है वो कौन है, करता है। ठीक है, फैमिली मेंबर तो हैं ही सभी। ठीक, वो करता है। ठीक, कर्ता जो संस्कृत वर्ड लिया गया है। ठीक, तो कर्ता के पास ही पूरी पावर होती है डिसीजन लेने की और उसको आगे इम्प्लीमेंटेशन में ले जाने के लिए। ठीक है, डिसीजन पावर जो है वो एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर आप कह सकते हो इसको, वो कर्ता के पास होती है। ठीक है, और वही इस चीज का भी ध्यान रखता है कि बाकी मेंबर्स के में कॉन्फ्लिक्ट ना होने पाए। ठीक है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग होते हैं तो उनके डिसीजंस, उनके व्यूज, उनके ओपिनियंस, उनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कर्ता की ड्यूटी ये बन जाती है कि वो एक तरीके से बैलेंस बना के रखे और सबकी बात सुन के अपने डिसीजन को ले ले। डिसीजन लेने का राइट उसी के पास है। ठीक है, ये इसकी एक अच्छी मेरिट है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। इफेक्टिव कंट्रोल बना रहता है बिकॉज ऑफ कर्ता। नेक्स्ट नंबर, कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। ये भी अच्छी बात है। बिजनेस लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होता चला जाता है। ठीक है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को सक्सीड करता चला जाता है। ठीक है, मीन्स एक करता है, कर्ता ने कहा ठीक है मैं अब बिजनेस करने की हालत में नहीं हूँ, मेरी तबीयत खराब रह रही है, लो अब आप बिजनेस शुरू करो। तो उसने सबसे बड़े बेटे को कर्ता बना दिया, फिर उसने आगे वाले बेटे को कर्ता बना दिया। ये 4 भाई हैं वो, तो उनमें से जो है वो किसी एक को कर्ता बना दिया गया। कई बार होता है ऐसा बिजनेसेस में, एल्डेस्ट ब्रदर नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, या वो इस फैमिली में अब बाहर रहते हैं कहीं पे, तो दूसरे किसी पर्सन को बना दिया जाता है, लेकिन बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, सिर्फ डेथ की ही बात नहीं हो रही है कि कर्ता की डेथ हो जाए उसके बाद ही जो है वो बिजनेस के जो कर्ता हैं वो न्यू होंगे। यहाँ पर वो अपने विल पे ऐसा कर सकते हैं कि वो रिटायरमेंट टाइप का ले लें और किसी और को, दूसरे को कर्ता बना दें। राइट, थर्ड नंबर पे है कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है भैया सारे मेंबर्स की। ये एक अच्छी बात है, मेंबर्स के लिए अच्छी बात है, लेकिन कर्ता के लिए अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि कर्ता की लायबिलिटीज अनलिमिटेड हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा किसके लिए है, मेंबर्स के लिए है कि उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होती हैं। माने अगर बिजनेस में कोई भी लॉस मीन्स को कुछ भी डिडक्शन होगा तो इनकी मेंबर्स की जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं उनको कोई टच नहीं करेगा। ठीक है, इनका जो शेयर है बिजनेस में सिर्फ उसी पर क्लेम लिया जा सकता है, इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को। ठीक है, जो इनकी पर्सनल अथॉरिटीज हैं उनको कोई भी टच, उनको क्लेम नहीं किया जा सकता। ये लिमिटेड लायबिलिटीज वाले मेंबर्स होते हैं। राइट, नेक्स्ट नंबर, इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब जब एक अच्छा बिजनेस चल रहा है, लगातार आप उस फैमिली का हिस्सा और उस फैमिली का उस बिजनेस का हिस्सा बने हुए हैं, तो आप अपनी फैमिली के लिए भी लॉयल नहीं होंगे तो आप उस फैमिली के ही नहीं हैं। यस और नो? ठीक, तो एक प्राइड के लिए जो एक बिजनेस की ग्रोथ से मिलती है ना, उसमें लगातार फैमिली के मेंबर्स एक लॉयल्टी बनाए रखते हैं, एक कॉर्पोरेशन बनाए रखते हैं और बिजनेस को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते चले जाते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये लॉयल्टी को, ईमानदारी को, आपकी निष्ठा को बनाए रखता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेसेस। ठीक है, कॉर्पोरेशन लगातार बना रहता है, अच्छी फैमिलीज अच्छे रिलेशंस के साथ रहती हैं। ठीक है,
और अपने बिजनेसेस को और ज़्यादा स्टेबल करते चले जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस के बारे में। लिमिटेशंस क्या कहती हैं? लिमिटेशंस कहती हैं कि भैया लिमिटेड, जब एक फैमिली है तो एक लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। हाँ सही है, वैसे तो लिमिटेड रिसोर्सेज ही होंगे, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा पैसा तो कहीं से नहीं लगने वाला। जो आप मान लो कि एक पर्सन है मिस्टर, ठीक है, कुछ भी, उनके 4 बेटे हुए, उनका एक बिजनेस है, 4 बेटे हैं, उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी को 4 बेटों में बांट दिया, तो इतना ही तो सोर्स है। उस एक एक बेटे के पास एक मतलब मान लो 1 लाख रुपए बांटा, बहुत छोटी सी बात में, तो 25, ठीक, 25,000 रुपीज पड़ा, तो वो उतना ही बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, दूसरा भी उतना ही करेगा, तीसरा भी उतना ही करेगा, चौथा भी उतना ही करेगा। तो लिमिटेड रिसोर्सेस पर आपको बिजनेस स्टेबल करना और चलाना होता है, क्योंकि जितने भी आपकी प्रॉपर्टी है ना, जो भी एंसेस्टर्स से आपको मिली है, ठीक, वो एक लिमिटेड पोर्शन में होगी और उसी पर आप डिपेंड होते हैं। ठीक, आप बाहर से एक्सपेंशन करते हैं, मीन्स लोन लेते हैं या कुछ और करते हैं, तो वो भी फैमिली मेंबर, कोई अकेला लोन नहीं लेगा, फैमिली बिजनेस पूरा लोन लेगा, तो उसका जो लोन का रिटर्न है वो भी सभी पर इक्वली पड़ने वाला है। ठीक है, तो रिसोर्सेज यहाँ पे लिमिटेड रह जाते हैं, हमारे पास उतने सारे नहीं होते हैं। ठीक, हम क्योंकि उसी बिजनेस पे, वो उसी पैसे पे काम कर रहे होते हैं जो पीछे से हमें मिला है, राइट। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कर्ता की, ये कई बार आ चुकी है बात, ठीक है, जिससे एक बर्डन तो इस बेचारे पर पड़ता ही होगा या नहीं पड़ता होगा, है ना, ये दब जाता होगा अनलिमिटेड लायबिलिटीज की वजह से, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी शेयर है, इसके पास जितना भी पैसा बिजनेस के अकॉर्डेंस में इसके पास जितना भी बैठता है, और लायबिलिटी जितनी भी बिजनेस में बनती है, ठीक है, सभी ने पूरा करवा दिया उसे। ठीक, अब भी रिमेनिंग पोर्शन रह गया है। ठीक, रिमेनिंग पोर्शन अभी भी रह गया है जो दिया जाना है, और इन सब ने हाथ खड़े कर दिए कि हमको मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे बिजनेस में जितना शेयर था और उसके हिसाब से हम अपनी लायबिलिटी पूरी कर चुके हैं, तो ये पर्सन बचा अकेला। यस और नो? ये अकेला बच जाता है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। इसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी कम, मीन्स कंपनी नहीं, बिजनेस के लिए उसके लायबिलिटीज को, उसके क्लेम्स को पूरा करने के लिए देनी पड़ सकती है। यस, तो कर्ता पर इस तरीके का एक बर्डन, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग पावर का बोझ, कि उसके पास ही डिसीजन मेकिंग पावर है, ये सब कुछ उठाना पड़ता है। ये एक आप इसे लिमिटेशन कह सकते हो, है ना, डीमेरिट नहीं कहूँगा मैं इसे, मतलब जो वर्ड का सेंस है वैसे नहीं है, ठीक है। तो लेकिन एक डिसएडवांटेज जो है वो फील करनी पड़ सकती है, ठीक, क्योंकि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ किया जा सकता है बिजनेस के डेब्ट्स को पूरा करने के लिए, ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा बर्डन तो है ही। नेक्स्ट नंबर, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन भी आ सकती है, क्योंकि ह्यूमन है और कर्ता के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, उसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर भी तो उसी के हाथ में है, वो चाहे तो वो बिजनेस को किसी भी दिशा में ले जा सकता है। यस और नो? तो उसकी डोमिनेंसी कई बार फैमिलीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करने, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करने, मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट खड़ा करने में रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। क्या कौन हो सकती है? उसकी डोमिनेंसी, वो डोमिनेट कर रहा है क्योंकि उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। यस और नो? तो कर्ता की डोमिनेंसी ऐसे बिजनेसेस के लिए कई बार एक लिमिटेशन बन जाती है, जिसको दूर करना कई बार पॉसिबल हो भी पाता है, कई बार नहीं भी हो पाता। नेक्स्ट नंबर आता है लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स। ये सोल प्रोप्राइटरशिप में भी आपने देखा था,
क्योंकि कर्ता एक्सपर्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे भी एक ही पर्सन है, अगर आप बहुत मोटे से तौर पे देखो, ठीक है ना। मान लो बच्चे छोटे हैं, वो एक पर्सन है, बिजनेस कर रहा है, वो अकेले ही तो है। कह रहा है वो हिंदू फैमिली अनडिवाइडेड फैमिली में बिजनेस में हूँ, मेरे छोटे भाई हैं, वो साथ में मेरे बिजनेस में लगे हुए हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक की है, वो जो बड़ा है, राइट। जो एल्डर ब्रदर है, एल्डर सिस्टर है, वो बिजनेस कर रहे हैं, तो वो एक्सपर्ट तो नहीं हो सकते ना सारी चीज़ों में। मैनेजरल स्किल्स जो हैं वो फिर डेवलप नहीं हो सकते। कौन कौन से मैनेजरल स्किल्स के बारे में बात करते हैं आप? परचेजिंग, सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, जितना भी मैनेज करने को जरूरत पड़ती है वो सारे स्किल्स। अब क्योंकि कर्ता अकेला ही एक डिसीजन मेकर होता है तो उसको ऐसी प्रॉब्लम पड़ सकती है, ठीक। मीन्स मैनेजरल स्किल्स जो हैं वो लिमिटेड हो सकते हैं। अकेला पर्सन वो परचेज भी देखेगा, सेल्स भी देखेगा, और एडवर्टीजमेंट भी वही देखेगा, उधारी भी उसको ही देखनी है, कैश भी उसको ही देखना है, बैंक ट्रांजेक्शन भी उसे ही देखने हैं, और बिजनेस को प्रमोट कैसे करना है, आगे एक्सपेंड कैसे करना है, उस क्या अच्छा, कौन सा अच्छा टाइम है, कौन सा बुरा टाइम है, कौन से पॉलिटिकल डिसीजंस हम पे इफेक्ट कर सकते हैं, और पता नहीं कितनी सारी बातें होती हैं जो मैनेजरल स्किल्स के अंदर आती हैं। ये सारे स्किल्स हैं, है ना। ये अलग अलग डिविजन्स हैं, जिसमें अगर आप एक बहुत बड़ी कंपनी का ट्री खोल के देखो, उसकी फैमिली खोल के देखो, तो उसने हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक मैनेजर रख रखा है कि भैया मेरे पास तक नहीं आनी चाहिए बात, तुम डिसाइड करोगे, अपने आप देख लेना। ये कौन कह रहा है? वो जो ऑनर होता है, जिसने कंपनी बना रखी है, उसके बारे में अभी आप पढ़ेंगे। तो यहाँ तो अकेला वो करता ही है, उसे पता भी है मेरी ही फैमिली है, मेरा ही बिजनेस है, मेरे ही पैसे हैं, है ना। तो वो है बस काम चला लेता है, लिमिटेड मैनेजरल स्किल्स के होते हुए भी उसका काम उसको चलाना होता है। तो ये है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के मेरिट्स और डिमेरिट्स, ठीक है। दोनों चार दी गई हैं, आप जो है इनको ठीक से नोट कर लें, और नोट करके जिसमें भी प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हैं। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था अपनी लैंग्वेज में लिखना, ठीक है। कोई जो है यहाँ पर थीस नहीं लिखनी है, लिटरेचर वैसी नहीं लिखनी है कि आपको लैंग्वेज के मार्क्स होते हैं, नहीं, आपको मीनिंग के मार्क्स होते हैं। आप मीनिंग ठीक से इसको जस्टिफाई कर देंगे वर्ड को, तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाते हैं, ठीक है। पहले अभी लिखना सीख लीजिए, और अगर ये लिखना आपको इस वर्ड को देखकर लिखना आ गया तो फिर आपको आगे कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत, मतलब कि शायद हम जैसे लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लिखना सीख गए अगर एक बार तो सब हो जाएगा। वो मैं उसके लिए इंडिकेशन देता रहूँगा कि आप लिखें कैसे, है ना। तो फिलहाल इतनी छोटी सी बात याद रखिए, वर्ड देखिए, उसके मीनिंग को क्लियर करिए, और रिलेशन किससे बताया गया है उसको क्लियर कर दीजिए। बस ये दो बातें हैं, दोनों बातों को आप लिख देते हैं तो वही उसके आगे एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन या व्हाटएवर सो हो जाती है, आप वो कर दीजिए, ठीक है। यही आपको फिलहाल इन पॉइंट्स के साथ करना है, ठीक है, इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। मस्ट राइट। गुड बाय।